आइए देखते हैं कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमने कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ए क्रॉस बी, अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी, तो हमें एक वेक्टर मिलता है और वो वेक्टर है सी वेक्टर। ठीक है, ये जो ए और बी वेक्टर्स हैं ये पोलर वेक्टर्स होते हैं और सी वेक्टर जो है वो एक्सियल वेक्टर होता है। ये एक्सियल वेक्टर होगा, एक्सियल वेक्टर होगा और ये पोलर वेक्टर होगा। ये हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। पोलर वेक्टर और ये एक्सियल वेक्टर, ये भी पोलर होगा ये भी पोलर वेक्टर होगा, लेकिन ये एक्सियल वेक्टर होगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो है क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन है जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं और जो तीसरी क्वांटिटी हमें मिलती है मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वो वेक्टर जो सी वेक्टर है ये ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और बी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। यानी ऐसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इस तरीके से एक प्लेन में है, ये एक प्लेन है जिसमें ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है। अब जो सी वेक्टर होगा या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर। देखिए इसके साथ भी 90 का कोण बना रहा है, इसके साथ भी 90 का कोण बना रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो ए क्रॉस बी है ये सी वेक्टर, ए क्रॉस बी से सी वेक्टर मिलता है और जो सी वेक्टर होता है ये आपका एक्सियल वेक्टर होता है। ए और बी पोलर वेक्टर्स होते हैं। सी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये डायरेक्शन इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी हो सकती है। जैसे ये हमने कहा कि ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, इनका इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है डायरेक्शन। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड जो है थंब रूल से हमने निकाला था कि ऐसे हम रखेंगे और इसको ऐसे हम घुमाएंगे, हथेली को ऐसे घुमाएंगे एंगल की तरफ। ठीक है, एंगल की तरफ घुमाएंगे और जो अंगूठे का निशान होगा जैसे जैसे देखिए कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ऐसे ये थीटा एंगल है, तो ऐसे घुमाएंगे इसको, ऐसे घुमाएंगे यानी कि हथेली को ऐसे रखेंगे, राइट हैंड जो है ऐसे रखेंगे हथेली और ऐसे उंगलियों को घुमाएंगे, कर्ल करेंगे। तो जैसे घुमाएंगे जैसे जैसे एंगल घूमता जाएगा तो ये जो वेक्टर डायरेक्शन जो थंब की डायरेक्शन होगी वही वेक्टर की सी की डायरेक्शन होती है। अब ये बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ भी हो सकती है। अगर बी से ए की तरफ जाएंगे तो अंदर की तरफ होगी। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि जो फिंगर्स कर्ल करेंगे, फिंगर्स को जो घुमाएंगे जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन हमारे थंब की डायरेक्शन जो होगी उस समय वही डायरेक्शन इसकी सी की डायरेक्शन होगी। अब एक चीज़ और इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है वो याद रखिए आप लोग कि जैसे जो ये ए क्रॉस बी होता है, मान लीजिए ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, तो इससे हमें सी वेक्टर मिलता है और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो क्या निकल के आती है, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ए बी साइन थीटा एन कैट। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये मैग्नीट्यूड कहलाता है और ये जो एन कैप ये डायरेक्शन कहलाती है। तो ये किसकी डायरेक्शन, जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा होगा और सी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप होगा। ठीक है, सी वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप होगा और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये ए बी साइन थीटा होगा। अब अगर मान लीजिए वेक्टर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके बीच में थीटा एंगल है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो ए बी साइन थीटा है, ए बी साइन थीटा, ये इन ए और बी से जो समांतर चतुर्भुज बनता है, पैरेललोग्राम जो बनेगा, उस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। यानी कि जो इसका एरिया निकालेंगे तो वो एरिया जो होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये जो होता है वो ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। एक कंसेप्ट और समझिए, अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर दें, ऐसे डिवाइड कर दें, ठीक है, ये डायगोनल खींच दें तो इसमें देखेंगे दो ट्रायंगल बन जाते हैं, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये पूरा ए बी साइन थीटा एरिया है, ये 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है।
ठीक है। और टोटल एरिया निकालेंगे तो ये पूरा एरिया पैरेललोग्राम का एरिया होगा ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये छोटी मोटी बातें जो है आपको याद रखनी, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। जो वेक्टर 05 में जिसमें वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया है हम लोगों ने, है ना, देखा था। तो वहाँ अब जा करके अगर आपको और डिटेल में इसको देखना है तो आप हमारा जो लेक्चर है वेक्टर 05 आप टाइप करेंगे, वेक्टर 05 फिजिक्स चैनल डैश मनीष कुमार, तो आपको ये वहाँ पर पूरा लेक्चर मिल जाएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेक्चर्स हम डालें, जो भी हम यहाँ पर अभी वीडियो आएगा वो आप उसको सबसे पहले देख सकें। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं कि इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो फिजिक्स में क्या है कि बहुत सारे, फिजिक्स में हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर्स हैं, और जब उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ ये सिचुएशन आती है, अगर हम टॉर्क की बात करें तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ हमें मिलता है। ये दोनों आर और एफ वेक्टर क्वांटिटी और तीसरी क्वांटिटी टाउ मिल जाती है। तो टाउ क्या है, ये हमारा एक एक्सियल वेक्टर होगा, ये दोनों पोलर वेक्टर्स होंगे। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये पोलर वेक्टर है, ये पोलर वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर क्या होता है कि जो रोटेशनल इफेक्ट देता है, जो वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट देता है या रोटेशनल इफेक्ट के कारण आता है। ठीक है, जैसे हमने इसको ऐसे घुमाया तो रोटेशन जब होगा तभी ये वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अगर रोटेशन नहीं हो रहा तो ये वेक्टर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से L, जैसे मान लीजिए अब एंगल 0 होता है, B और A के बीच में एंगल 0 होता है, तो कोई रोटेशन नहीं हुआ तो कोई वेक्टर आपको परपेंडिकुलर में नहीं मिलना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि अगर L क्रॉस L है इक्वल टू आर क्रॉस पी, और ये भी इसी तरीके से वेलोसिटी के लिए हमें जो है v बराबर ओमेगा आर होता है, तो v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। अब एक मैग्नेटिज्म में जाए तो अगर कोई पार्टिकल है जो कि q चार्जेस से उसको चार्ज किया गया है और v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा है, एक कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि जिस पर चार्जेस q हैं और वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, और वो जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू बी क्यू बी क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं b क्रॉस b का, तब हमें फोर्स मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क ऑन डाइपोल इन फील्ड, टॉर्क ऑन डाइपोल इन फील्ड यानी कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर टॉर्क की बात करें तो डाइपोल का टॉर्क क्या होगा, टाउ ई इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम टॉर्क डाइपोल की बात करें तो m क्रॉस b हो जाएगा, m क्रॉस b निकालेंगे तो टाउ b आता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, जो ये तो खैर सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, जो 12th में पढ़ेंगे, और ये चीज़ें आपको अभी सेकेंड लेक्चर में ही, सेकेंड चैप्टर में ही, अगले चैप्टर में ही ये चीज़ें पढ़ा रही। तो अब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कहीं पर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और वो वेक्टर्स हैं और मल्टीप्लाई करें और हमें आउटपुट में एक वेक्टर मिलती है तो वहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन किस तरह से इसमें पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज, देखिए पहला ऑप्शन दिया है स्केलर, ये स्केलर है। नंबर 2, दूसरा ऑप्शन दिया है पोलर वेक्टर है, पोलर वेक्टर है। तीसरा ऑप्शन है
एंड एक्सियल वेक्टर, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा, एंगुलर मोमेंटम इज अ स्केलर, अ पोलर वेक्टर, एन एक्सियल वेक्टर और नन ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन है कि अब ये बताना है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या पोलर वेक्टर है या एक्सियल वेक्टर है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए इस एंगुलर मोमेंटम के हमने फॉर्मूला लिखा था L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, तो ये R और P क्या है, ये पोलर वेक्टर्स हैं, और L क्या है, क्योंकि रोटेशनल इफेक्ट के कारण आता है एंगुलर मोमेंटम, एंगल के कारण आता है, इसलिए ये एक एक्सियल वेक्टर होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, एन एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो ये पोलर वेक्टर नहीं, पोलर वेक्टर R और P है इसमें, तो ये पोलर वेक्टर नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, और स्केलर नहीं और एक्सियल वेक्टर। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स हैं। जैसे ये कहा जाए कि एक दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, फॉर टू वेक्टर्स, ये कंसेप्चुअल सवाल है थोड़ा सा, टू वेक्टर्स रिजल्टेंट, या इसको लिखें रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, और रिजल्टेंट for the resultants of two vectors to be maximum what will be the angle between them। इसमें मैक्सिमम मिनिमम। अब ये कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, यानी कितने एंगल पर अगर है वेक्टर्स तो उनका जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होगा। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम। अगर हम ये कहें दो वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट, उनका जो परिणामी है वो अधिकतम प्राप्त हो रहा है, तो उनके बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट, उनका जो परिणामी है वो मैक्सिमम अधिकतम प्राप्त हो रहा है, तो उनके बीच में कोण कितना होगा, ये हमें एंगल कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए क्या है कि हमने दो अगर वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो हमारे पास दो रूल्स हैं। एक तो लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स कहते हैं इसको, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है, देखिए दोनों ही केस में ट्रायंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, उसमें रिजल्टेंट एक ही आता है। ठीक है, ये हम लोग ड्राइव कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो देखिए लेक्चर वेक्टर 02 में, तो ये देखिए क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लो वेक्टर एक वेक्टर है ए और वेक्टर है बी, तो इनका परिणामी है आर वेक्टर। तो आर का मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब ये थीटा क्या है, थीटा ये है कि मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो पैरेललोग्राम बनाते हैं और ये वेक्टर जो होता है ये आर वेक्टर होता है। ठीक है, ये थीटा है, पूरा एंगल थीटा है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू है आर की, वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ए की वैल्यू पर, यानी ए के मैग्नीट्यूड पर, बी के मैग्नीट्यूड पर और इनके बीच के एंगल पर, कॉस थीटा पर। अब देखो
ये वैल्यू आर जो है वो मैक्सिमम कब होगी? आर मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है इसको मैक्सिमम होना चाहिए, कॉस थीटा का मान मैक्सिमम होना चाहिए। तो आर मैक्सिमम के लिए फॉर आर मैक्सिमम, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। और कॉस थीटा मैक्सिमम क्या होता है? बराबर होता है 1। कॉस थीटा मैक्सिमम होता है 1। और 1 कब होता है? जब कॉस 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, ठीक है। तो कॉस 0 पर ये कॉस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए। देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा कि आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। इससे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो जब हम एंगल थीटा 0 होता है, यानी कि दोनों जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, उस केस में मैक्सिमम आउटपुट हमें मिलता है। इसी तरह से अगर हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री करते हैं तो आर की वैल्यू देखिए क्या होगा? आर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और cos थीटा जो है वो cos 180 पे -1 होता है, तो ये वाली जो साइन है ये माइनस का हो जाएगा। तो इससे निकलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो ये वैल्यू आएगी a माइनस बी, a माइनस बी के बराबर होगी। अंडर रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस वैल्यू पर, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 पर आर का मान मैक्सिमम आता है और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर आर का मान मिनिमम आता है, क्योंकि ये दोनों घट जाते हैं, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल, अगला एग्जांपल है कि एक फोर्स है 4 न्यूटन का और एक फोर्स है 3 न्यूटन का। एक फोर्स है 4 न्यूटन और एक फोर्स है 3 न्यूटन। तो इनके जो है कहीं किसी एक पार्टिकल पे अप्लाई किए गए हैं, एक 4 न्यूटन फोर्स, एक 3 न्यूटन फोर्स। अब इनमें क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पार्टिकल के ऊपर अगर एक साथ ही दोनों फोर्स अप्लाई कर दिए जाए, ठीक है, तो पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? लिख लेते हैं इस क्वेश्चन, बिटा दें इसको, ठीक है। तो एंगल क्या होगा यहाँ पर? थीटा इज इक्वल टू 0, ये आंसर है। चलिए ये भी क्वेश्चन देखें दूसरा। A particle is acted upon by साइमल्टेनियसली लिख लेते हैं, एक साथ, है ना, एक साथ दो फोर्स लगाते हैं साइमल्टेनियसली acted upon by two forces, 4 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। अब कहते हैं कि the net force on the particle, the net force on the particle will be, ऑप्शन देखिए आपके हैं। पहला ऑप्शन है 7 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 5 न्यूटन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 1 न्यूटन और फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। तो इसमें दो फोर्सेस हैं, किसी एक पिंड पर या किसी एक बॉडी पर
दो फोर्स एक साथ लगाए जाते हैं, 4 न्यूटन का और 3 न्यूटन का। किसी एक कण पर दो बल लगाए गए हैं, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के एक साथ, तो इनका नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है, नेट फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा, ये हमें निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम कोई हमें रूल ना पता हो तो हम ऐसे देखेंगे कि 4 न्यूटन है 3 न्यूटन है तो दोनों मिल जाएंगे और वो 7 न्यूटन आएगा, लेकिन ये आंसर गलत है। अगर हम ये कहें कि 4 है 3 है तो इस पर अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो 5 न्यूटन आएगा, तो ये भी गलत है। घटा दें तो 1 न्यूटन आएगा, तो ये भी गलत है। अब देखिए क्या है, सिस्टम क्या है कि यहाँ पर कोई एंगल नहीं दिया गया है कि दो फोर्सेस लगे, किस एंगल पे लगे ये नहीं बताया गया। दो फोर्सेस लगे हैं किसी बॉडी के ऊपर, किसी पार्टिकल के ऊपर, लेकिन एंगल नहीं बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एंगल कुछ भी हो सकता है, इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। अब रिजल्टेंट देखिए क्या फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट में हमें क्या चाहिए होता है, a स्क्वायर चाहिए होता है, b स्क्वायर चाहिए होता है, फिर 2ab cos थीटा। यानी यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, एक तो a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, a की और b की वैल्यू चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए, दूसरा थीटा की वैल्यू चाहिए होती है। तो थीटा हमें नहीं पता है, तो हमने ये देखा था कि r मैक्स जो होता है, पिछले एग्जाम्पल में देखा था, r मैक्स जो होता है वो उसके लिए क्या होता है, वो वैल्यू होती है a प्लस बी होती है। कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, यानी दोनों फोर्स पैरेलल लगती हैं, एक ही डायरेक्शन में लगती हैं, ठीक है। और आर मिनिमम क्या होता है, मिनिमम जो होता है वो a माइनस बी होता है, ये होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए, ठीक है। तो अब देखिए दो फोर्सेज हैं, एक है 4 न्यूटन, एक है 3 न्यूटन, तो आर मैक्सिमम क्या हो गया, इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 न्यूटन, ठीक है। और इसी तरह से अगर आर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 न्यूटन, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। तो यानी क्या हुआ कि फोर्स अब एंगल जो है वो 0 डिग्री से, थीटा का जो मान है, थीटा 0 डिग्री से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मेंशन तो किया नहीं है कि एंगल क्या है। तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि एंगल जो होगा वो 0 और 180 के बीच में कोई भी हो सकता है, 0 और 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट है आर की वैल्यू जो होगी वो 1 और 7 न्यूटन के, 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के बीच में होगा, ठीक है। यानी अधिकतम कहाँ तक जा सकता है, 7 न्यूटन तक, न्यूनतम कहाँ तक जा सकता है, 1 न्यूटन तक। यानी इनका रिजल्टेंट जो है वो न्यूनतम जो है वो 1 न्यूटन तक जा सकता है और मैक्सिमम कितना जा सकता है, 7 न्यूटन तक जा सकता है। तो ये जो है कंसेप्ट है, इस तरीके से इस पे बेस्ड और भी सवाल बनाए जा सकते हैं, और भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आगे के और क्वेश्चंस जो है वो हम दूसरे जो है वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहें और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।